नमस्कार साथियों। आज फिर आपके साथ हूँ ज्योतिष पर कुछ चर्चा के लिए। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हम पहले रुके थे। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और उनके परस्पर संबंध। सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, सभी राशियाँ शुभ, सभी राशियाँ अशुभ, सभी भाव शुभ, सभी भाव शुभ, सभी योग शुभ, सभी दोष शुभ, यानी कि संतुलन इन सभी शुभ और अशुभ का। यह संतुलन तभी बन सकता है जब आपका मन संतुलित है। अर्थात किसी भी कुंडली की विवेचना के लिए आप जितने खुद को संतुलित बना सकते हैं उतना बेहतर आप विवेचन कर सकते हैं। जितना संतुलित आपका मन होगा उतना अच्छा आपका विवेचन होगा, ये प्रॉमिस है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी लोग चाय पीते हैं, तो चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, पत्ती की जरूरत है, पानी की जरूरत है, गैस की जरूरत है, यानी कि अग्नि की जरूरत है। जब यही सब चीजें एक संतुलन में होती हैं तो चाय अच्छी बनती है। अगर ये सभी चीजें कुछ असंतुलन में है तो चाय का स्वाद बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह से जब भी कोई कुंडली विवेचन की जाती है, योग, दोष, शुभ, अशुभ, लाभ, हानि, इन सभी का संतुलन बनाकर ही हम किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। एक परेशानी में आया हुआ व्यक्ति, उसके परेशानी को समाधान से देने के लिए हमें उसके सबसे अच्छे ग्रहों पर उसका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी ग्रहों के बारे में आप जानते हैं, उनकी शुभ स्थितियों के बारे में जानते हैं, अशुभ स्थितियों के बारे में जानते हैं, भावों के बारे में आप जानते हैं, भावों के शुभ अशुभ फलों के बारे में आप जानते हैं, ग्रहों के शुभ अशुभ फलों के बारे में जानते हैं, राशियों के शुभ अशुभ भावों के फलों के बारे में आप जानते हैं। आपको अब केवल उस शुभ और अशुभ के संतुलन को बना करके सारे गामा पाधा निशा बताना होता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में राइज करने के लिए उसके अशुभ स्थानों से भी राइज करना दिखाया जाता है। किसी की अशुभता भी शुभता में फलीभूत होती है, किसी की शुभता अशुभता में फलीभूत होती है। यह संतुलन आप अपनी समझ से समझें। इसको बनाने के लिए आपको आधारभूत ज्योतिषीय सूत्रों सिद्धांतों के साथ जीवन में स्वयं के लिए संतुलन स्थापित करना होता है। जैसे ही आप अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उसी प्रकार से कुंडली का विवेचन अलाइन होता चला जाता है। किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक भाव पर, किसी भी एक राशि पर, किसी भी एक योग पर और किसी भी एक ग्रह पर हम कोई भी चर्चा करें, वो एक तरफा ही बात रह जाती है। किसी भी ग्रह के उच्च होने की स्थिति पर मिलने वाले शुभ फलों पर जब हम चर्चा करते हैं कि हाँ, किसी भी व्यक्ति का शुभ एक्स प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, बिल्कुल सही बात है। शास्त्रीय समझ सिद्धांत है कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट एक्स वाई जेड रिजल्ट्स देता है, लेकिन जब नेटिव को वो रिजल्ट नहीं मिल रही है, उसका भी तो कोई कारण होगा। यहां जा करके हम लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? कहीं हम देखते हैं कि कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है या डेबिलिटेड है और उसके नकारात्मक फल न दे करके वह व्यक्ति जीवन में राइज कर रहा है। ये भी आप ही को समझना है, ये भी आपको समझना है। जब ये सब कुछ समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं, इनफाइनाइट फॉर्मूलेस आज के टाइम में ज्योतिष के हैं। हम किसी ना किसी फॉर्मूले को लेकर के बंदे को सेटिस्फाइड करते हैं, और जब कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसको कर्मोलॉजी से जोड़ दिया जाता है। अरे एट प्रेजेंट में वो जिस भी कंडीशन में है, अगर उसे उस कंडीशन से बाहर निकलना है तो उसके लिए केवल उसके शुभ ग्रह की चर्चा उसको मोटिवेट करेगी। उसको कितना मिलेगा उसकी कर्मोलॉजी है। आप कितना भी समझा लो, कैसे भी कर लो,
कैसे भी कर्म सिद्धांत को उसे फॉलो करने के लिए इंस्पायर करो, जब तक उसका मन ही नहीं है करने का, वो कैसे करेगा। हर व्यक्ति को कोई एक डॉक्टर जिस तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, उसी तरह से हर व्यक्ति को कोई भी एक मेडिकल थेरेपी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। अगर किसी को आयुर्वेद सेटिस्फाइड करता है तो वो आयुर्वेद ही जा रहा है, अगर किसी को एलोपैथी सेटिस्फाइड करती है वो एलोपैथी के पास जाता है, अगर किसी को होम्योपैथी सूट करती है तो वो होम्योपैथी के पास जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर किसी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी सूट कर रही है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो कंसल्टेंसी लेगा, अगर किसी को न्यूमेरोलॉजी पे विश्वास जम चुका है वो न्यूमेरोलॉजी को साथ में लेके चलेगा, अगर किसी का लाल किताब पर ट्रस्ट है तो वो उसको साथ लेकर के चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वो व्यक्ति होगा जो अब इन सब के साथ चलेगा। इसका मतलब यह है कि वह स्वयं किसी भी मेथोडोलॉजी पे काम नहीं करता है, उसके प्लैनेट्स जैसे भी हैं उन्हीं प्लैनेट्स के कारण वो अलग अलग तकनीकों पर जा रहा है। क्या कारण है? जा जरूर रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है। आप देखो डियर, किसी को समझाना है तो आपका जुपिटर जैसा है वैसे आप समझाएंगे, और जिसको समझना है उसका जुपिटर जैसा है वैसा वो समझेगा। ना उससे ज्यादा आप समझा सकते हैं, ना उससे ज्यादा वो समझ सकता है। आप समझिए, अगर आप ये समझ चुके हैं कि आपका जुपिटर कैसा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी, और आपने सामने वाले का जुपिटर समझ लिया है, तो आप उसको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए इट्स द गेम ऑफ अलाइनिंग द एनर्जी ऑफ प्लैनेटरी। वही एनर्जी जो आपको मिली है उसी एनर्जी को आपको अलाइन करना पड़ता है सामने वाले की एनर्जी के साथ। आप बुध पे चर्चा कर रहे हैं तो पहले खुद के बुध को समझ लीजिए, पहले खुद की बुध की एनर्जी पर काम कीजिए। आप किसी के शनि पर चर्चा कर रहे हैं तो खुद के शनि और खुद की शनि की एनर्जी पर चर्चा कीजिए। आप किसी के लिए सूर्य पर चर्चा कर रहे हैं, सूर्य की दशा पर बात कर रहे हैं, तो अपने सूर्य और उसकी दशाओं को समझ करके, उस एनर्जी को समझ करके आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दीजिए। अगर हम किसी भी नेटिव को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि विवेचन ही नहीं हो रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे विवेचन से, हमारे एनालाइजेशन से या हमारी किसी भी बात से कुछ ऊर्जित महसूस हो रहा है तो इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं, और अगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब यह है कि हम जो कर रहे हैं उसका हम दिखावा कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस मनोस्थिति के साथ, किस मनोभाव के साथ किसी कुंडली का विवेचन करते हैं। जैसी आपकी मनोस्थिति होगी, जैसा आपका मनोभाव होगा, वैसा ही कुंडली का विवेचन होगा। किसी भी कुंडली में भविष्य कथन कहने से पहले विवेचन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने विवेचन पे ध्यान दिया तो भविष्य कथन अपने आप होता है, कोई सिखा नहीं सकता है, कोई तरीका नहीं है। आपका विवेचन स्वयं ही भविष्य कथन बन जाता है। आप कितने भी फॉर्मूले याद कर लीजिए, कितने भी बुक्स, कितने भी राइटर जो इतनी बातें हमें समझा चुके हैं वो सब पढ़ लीजिए, लास्ट में आकर के आपको अपने ही थंब रूल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक समय तक हर एक फॉर्मूला काम कर रहा है, फिर वो कुछ खो सा जाता है। 2 कुंडली, 3 कुंडली, 4 कुंडली, 6 कुंडली के बाद किसी भी फॉर्मूले को रटो मत। जिस किसी भी विद्वान व्यक्ति ने वो फॉर्मूला शेयर किया है वो उनकी अपनी समझ थी, उन्होंने किस सिचुएशन में
क्लासिक फॉर्मूले को मोल्ड करके मॉडर्नाइज कर दिया और एक एनालाइजेशन कर दिया। वो सिचुएशन क्या बनी वो उनके दिमाग में थी, उन्होंने उसको अमेंड कर दिया और उन्होंने फिर कहा कि भाई आप इसको फॉलो कीजिए। जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे उस फॉर्मूले को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए केवल सुनो, समझो और इंतजार कीजिए किसी फॉर्मूले को अप्लाई करने का। और सबसे अच्छा यह है कि सिर्फ कुंडली के बेसिक्स सीख लीजिए, ज्योतिष के बेसिक्स सीख लीजिए। आज के टाइम में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखे हुए किसी भी भविष्य कथन को या किसी भी फल विचार को पढ़ने से बेहतर है आप अपनी समझ से बनाए हुए फल विचार पर काम करें। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, लेकिन आपका ही फल कथन अच्छा होता चला जाएगा। आप गलती तो कीजिए, गलती करने से मत घबराइए। लर्नर है, एक छोटा सा बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला कितनी गलतियां करता है सिर्फ ABCD लिखने में, लेकिन टीचर उसका पीछा नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं, करो ठीक। और वही बच्चा फिर ठीक करने लगता है, अक्षर से शब्द पे आता है, शब्द से वाक्य पर आता है और वाक्य से किससे कहानी तक पहुंच जाता है। वही छोटा सा बच्चा जिसको अभी अक्षर तक लिखने में तकलीफ हो रही थी। आप अपने आप को किसी भी रूप में कमतर ना माने, अक्षरों से शुरुआत कीजिए और अक्षर बनते हैं आपके प्रयासों से। याद रखिए 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इन सबके परस्पर संबंध। ये छोटा सा संसार है, इसमें जितना आप गहरा जाएंगे उतने शानदार जेमस्टोन्स निकाल के लाएंगे। किसी को भी कॉपी करने से अच्छा है आप अपनी आइडियोलॉजी खुद डेवलप करें। किसी के आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपका होगा और वो जो कह रहे हैं वो उनका अपना है। उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना डीप जाकर के चीजों को समझा है और तब वो एक लाइन बोल रहे, कितना अध्ययन किया होगा, जीवन का कितना समय गुजरा होगा। आप उस दौर से गुजरो। जब आप बोलेंगे, आप कोई फॉर्मूला देंगे, वो भी वैसा ही एप्लीकेबल होगा जैसा आज के विद्वानों के दिए हुए फॉर्मूले होते हैं। समय के अनुरूप फॉर्मूले शेप चेंज करते हैं, फॉर्मूले वही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुंडली विवेचन से संबंधित कुछ बारीक बातों पर फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार।